हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं लैक ओपेरॉन एंड इट्स सिस्टम के बारे में। ये लैक ओपेरॉन क्या होता है एंड क्यों इसका नाम लैक ही ओपेरॉन रखा गया है, राइट? तो बेटा, सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए आपको एक जीन के फंक्शन को समझना पड़ेगा। इफ आई टॉक अबाउट अ जीन, सपोज कीजिए ये एक जीन ली है। व्हाट इज अ जीन? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए एक सेल में 2.2 मीटर का होता है, लेकिन हर पार्ट ऑफ डीएनए आरएनए और प्रोटीन में सिंथेसाइज नहीं हो सकती है। डीएनए का वही पार्ट या एक सेगमेंट जो अपने आप को प्रोटीन या अपने आप को आरएनए में सिंथेसाइज कर पा रही है, उसी को जीन कह सकते हैं, राइट? आपके पास 25 से 30,000 जीन होती है जो आपकी बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन करती है। एट द सेम टाइम आप अगर एक जीन को देखेंगे तो जीन का एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है जो आरएनए में सिंथेसाइज हो सकता है। That particular part is called as the structural gene. And एक ही जीन में एक छोटी सी जगह होती है जो आरएनए में सिंथेसाइज करने के लिए हेल्प करती है। इफ वी सी अ जीन दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। एक ही जीन दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। वन पार्ट इज कॉल्ड एट द एक्स पार्ट, जो रेगुलेटरी जीन या सीक्वेंस कहलाती है। जीन का एक्स पोर्शन विल कॉल्ड एज द रेगुलेटरी जीन, एंड ये रेगुलेटरी जीन इस स्ट्रक्चरल जीन को एमआरएनए सिंथेसाइज करने में हेल्प करेंगे, राइट? आपको पता है डीएनए ट्रांसक्राइब करती है तो आरएनए होता है, आरएनए ट्रांसलेशन करती है तो प्रोटीन बनता है, और जब यही प्रोटीन अमाइनो एसिड्स जब मिलते हैं तो प्रोटीन बन जाती है, और ये प्रोटीन जब हेल्पफुल हो जाते हैं तो एंजाइम कुछ बनाते हैं। एंजाइम जब अपना फंक्शनैलिटी करती है तो एक कैरेक्टर और ट्रेट आता है। प्रिया मैम के पास जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो उनके डीएनए से आरएनए का, आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होगी, आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, और प्रोटीन जब एक्सप्रेस करेगी तो एक ट्रेट या एक कैरेक्टर आता है। क्या आता है? एक ट्रेट या एक कैरेक्टर। सपोज मेरे डीएनए में ब्लैक आई का कलर है, तो डीएनए में जो ब्लैक आई डीएनए है कैरेक्टरिस्टिक, वो ब्लैक आई आरएनए कलर में बनेगी। ब्लैक आई आरएनए कन्वर्ट करेगी ब्लैक आई प्रोटीन। अब जब यही ब्लैक आई प्रोटीन एक्सप्रेस होगी तो मेरी आंखों का कलर ब्लैक हो जाता है। द सेम थिंग, every gene have two parts. One is the structural part, one is the regulatory part. Regulatory part इस पार्ट का क्या करेगी? इस पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन देखेगी, उसे mRNA में कन्वर्ट करेगी। अब उसमें प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन जैसे ही एक्सप्रेस होगा एक ट्रेट और एक कैरेक्टर आता है। लेकिन बेटा, एक जीन के लिए एक ही रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है, या एक स्ट्रक्चरल जीन के लिए एक ही रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है, लेकिन ये यूकैरियोट्स में देखा जाता है। मतलब एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है जब ट्रांसक्रिप्शन होता है। अगर आप यूकैरियोट्स की बात देखो तो इनके पास एनर्जी सोर्स हो रहा है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में एनर्जी सोर्स नहीं होता है। एक रेगुलेटरी जीन सिर्फ एक ही स्ट्रक्चरल जीन को नहीं सिंथेसाइज कर रही है। एक रेगुलेटरी जीन 4-5 स्ट्रक्चरल जीन को अगर रेगुलेट कर रही होती है, ऐसे सिस्टम को आप ओपेरॉन सिस्टम कहते हैं, जिसे आप पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन का स्ट्रक्चर भी कहते हैं। मतलब अगर एक जीन है तो उस एक जीन का एक रेगुलेटरी होगा और एक ही स्ट्रक्चरल होगा, लेकिन ये यूकैरियोट्स में देखा जाता है, जिसे मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन कहा जाता है। लेकिन अगर आप प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में एक रेगुलेटरी जीन बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन को क्या कर सकती है? ट्रांसक्राइब कर सकती है। यहाँ वन रेगुलेटरी जीन वन स्ट्रक्चरल जीन का थ्योरी नहीं होता है।
यहाँ पे वन रेगुलेटरी जीन मेनी स्ट्रक्चरल जीन का थ्योरी होता है। सपोज कीजिए अगर मैं बोलूं कि एक जीन है जिसमें ना ZYA, राइट, तो जया कोई ये एक स्ट्रक्चरल जीन है, ये दूसरी स्ट्रक्चरल जीन है और ये तीसरी स्ट्रक्चरल जीन है। इन तीनों स्ट्रक्चरल जीन का है कि ये लैक्टोज को ब्रेक कर सकती है, किसमें, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, राइट बच्चे। जब ये ब्रेक होगा तो अब ग्लूकोज फ्री हो गया है, अब फ्री होने के कारण सेल इसका यूटिलाइजेशन करेगी। लेकिन अगर इसमें ट्रांस एसिटाइलेज ग्रुप आके लगेगा तभी ये सेल के अंदर एंटर कर सकती है। Z जीन का काम है लैक्टोज को ग्लूकोज गैलेक्टोज में तोड़ना। Y जीन का काम है कि इसको परमिबिलिटी देना, ग्लूकोज जैसे ही आएगा ग्लूकोज को सेल में जाने के लिए परमिबिलिटी देना, ये Y जीन का काम है। A जीन का काम है ट्रांस एसिटाइलेज ग्रुप को ग्लूकोज में ऐड करना। जब ग्लूकोज में ट्रांस एसिटाइलेज ग्रुप ऐड होगा तभी वो ग्लूकोज सेल के अंदर जा सकता है। बहुत सारे ग्लूकोज नहीं जाएंगे लेकिन वही ग्लूकोज का पार्ट जाएगा जिनके ऊपर ट्रांस एसिटाइलेज ग्रुप लगा होगा। सो सिंपल लैंग्वेज में ओपेरॉन सिस्टम में क्या होता है कि वो सारी स्ट्रक्चरल जीन जिनका फंक्शन सेम होता है वो एक रेगुलेटरी सीक्वेंस या रेगुलेटरी जीन के पास जाएंगे और अपना पूरा ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज ओपेरॉन सिस्टम। ओपेरॉन सिस्टम किसमें होता है? ओपेरॉन सिस्टम प्रोकैरियोट्स में होता है, राइट। यहां क्या मकसद है? ओपेरॉन से आप एनर्जी का कंजर्वेशन कर सकते हैं। दूसरा, जब ओपेरॉन सिस्टम होता है तो एनर्जी का कंजर्वेशन के साथ साथ ये बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस हो जाता है क्योंकि आपको एक ही चीज बार बार करने के लिए काम नहीं करना पड़ता है। एक बार एनर्जी का इस्तेमाल कीजिए, एक रेगुलेटरी जीन का इस्तेमाल कीजिए और बहुत सारे स्ट्रक्चर जीन को साथ में ले जाइए जिनका काम एक होता है। अगर मैं बोलूं आपका लैक ओपेरॉन, तो अगर सोर्स लैक्टोज है तो लैक ओपेरॉन इसका नाम रख दिया जाता है। अगर ट्रिप्टोफैन होता तो ट्रिप्ट ओपेरॉन हो जाता, ग्लूकोज होता तो ग्लू ओपेरॉन हो जाता। मतलब सोर्स क्या है, किसके काम का इस्तेमाल, मतलब किसका काम कर रहा है, सेल किसका मेटाबॉलिज्म कर रहा है। ग्लूकोज तो ग्लू ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन तो ट्रिप्ट ओपेरॉन, लैक्टोज तो लैक ओपेरॉन। सोर्स के डिपेंडिंग ओपेरॉन सिस्टम का नाम दिया जाता है। एक और चीज बेटा, रेगुलेटरी और स्ट्रक्चरल जीन अगर आप समझ गए हैं तो अब आपको लैक ओपेरॉन समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बस दिमाग में इतना ही आपको याद रखना है कि लैक ओपेरॉन प्रोकैरियोट्स में है और इनका फंक्शन है ग्लूकोज को कैसे सेल के अंदर डालना है। तो अब 3 जीन है, जया जीन, Z जीन का काम है लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ना, दूसरे का काम है उसको परमिबिलिटी देना कि सेल में जाए, तीसरा इनका काम है कि ग्लूकोज में ट्रांस एसिटाइलेज ग्रुप डालना सो दैट कि इजीली इनका ट्रांसफर हो जाए। आगे हम देखते हैं कैसे लैक ओपेरॉन काम करता है। अब आपको बात करनी है कैसे आपका इपोजिया, शॉर्ट ट्रिक क्या है, सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक है इपोजिया, राइट। ये जो लैक ओपेरॉन है, लैक ओपेरॉन आपका 2 सिस्टम में डिवाइडेड है, एक रेगुलेटरी और एक स्ट्रक्चरल, राइट। अगर आप मैं बात करूं तो इपो is the regulatory sequence, Zaya is the structural sequence। और लैक ओपेरॉन सिस्टम में लैक्टोज अगर सोर्स होगा तो ओपेरॉन में 2 सिस्टम होगा, द रेगुलेटरी वन, द स्ट्रक्चरल वन। तो रेगुलेटरी में इपो वर्ड आएगा, जया में स्ट्रक्चरल आएगा। बेटा इपो का मतलब क्या है? आई यहां पे इनहाइबाइटर जीन के लिए रह रही है। इनहाइबाइटर जीन एक रिप्रेसर प्रोटीन देती है बेटा। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है? ये रिप्रेसर प्रोटीन अब आएगा, ये इनहाइबाइटर जीन है और ये रिप्रेसर प्रोटीन आएगा। अब रिप्रेसर प्रोटीन तक हम स्टॉप करते हैं।
पी मतलब पॉलीमरेज एंजाइम। जब पे भी ट्रांसक्रिप्शन करना है तो आपको आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत बनेगी, क्योंकि आरएनए बनाता है आरएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए से आरएनए के कन्वर्जन के लिए जो एंजाइम आप यूज करेंगे वो आरएनए पॉलीमरेज होगा। तो ये जीन आरएनए पॉलीमरेज को लेके आएगी। ओ यहाँ पे ऑपरेटर के लिए क्या करता है, स्टैंड करता है। Z जीन यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन की पहली जीन है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम देती है या बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। बेटा ये क्या है, ये वो एंजाइम है जो लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में तोड़ती है। सो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगी, लैक्टोज को ब्रेक करेगी ग्लूकोज में बच्चे और गैलेक्टोज में, राइट। और परमिएज क्या करेगा, इस ग्लूकोज को सेल के अंदर डालने की कोशिश करेगा। मतलब अगर लैक्टोज सोर्स है तो इस लैक्टोज को तोड़ेगा, ग्लूकोज बाहर बन गया, मतलब टूट के ग्लूकोज बाहर है। अब ग्लूकोज सराउंडिंग में अवेलेबल है, बैक्टीरिया ये ग्लूकोज परमिएज एंजाइम के वजह से अंदर डालेगा। तोड़ने का काम तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने किया है, लेकिन वो सेल के अंदर परमिट कौन करेगा, परमिएज एंजाइम। लेकिन वही ग्लूकोज अंदर आ सकते हैं जिसमें ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम ट्रांस एसिटाइलेज ग्रुप ऐड करता है। तो ग्लूकोज वो जिसके ऊपर ट्रांस एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है उसको परमिएज उसे ग्लूकोज को सेल के अंदर देगा। हमने यहां पे देखा जो स्ट्रक्चरल जीन है वो 3 स्ट्रक्चरल जीन है। इन तीनों का कॉमन फंक्शन है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म। एक लैक्टोज से ग्लूकोज को बना के देगी और ग्लूकोज बन जाएगा तो दूसरा जीन उसमें ट्रांस एसिटाइल ग्रुप डालेगा और तीसरा उसकी परमेबिलिटी इनहेंस करेगा, उसको सेल के अंदर डालेगा। तो क्योंकि इन सब का कॉमन फंक्शन है, ये अलग अलग रेगुलेटरी जीन क्यों इस्तेमाल करें, ये एक ही रेगुलेटरी जीन का इस्तेमाल करके एनर्जी का कंजर्वेशन करेंगे। ये तो रही बात स्ट्रक्चरल जीन के। दूसरा, इपो का काम क्या है बेटा, इपो का काम है कब इनको स्विच ऑन करना है, कब इनको स्विच ऑफ करना है। अगर लैक्टोज मीडियम में नहीं प्रेजेंट है तो क्यों इन सब को ट्रांसक्राइब करना, क्योंकि जीन ट्रांसक्राइब होगी तभी तो आरएनए प्रोड्यूस होंगे, और ये तो आरएनए ही है ना, क्योंकि mRNA मतलब अगर Z जीन है तो Z जीन का जो आरएनए आएगा वो क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज आरएनए, राइट। और ये आरएनए आएगी तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोटीन आएगी। इस तरह से ऐसा प्रोडक्शन देखा गया है। लैक ओपेरॉन में लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो ये रेगुलेटरी जीन इस स्ट्रक्चरल जीन के साथ बहुत अलग तरीके से व्यवहार करती है। लेकिन अगर लैक्टोज नहीं प्रेजेंट है तो यही रेगुलेटरी जीन इनके साथ एकदम डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। अभी हमें यह देखना है पहले कि होता क्या है। तो बेटा आई जो जीन है इनहाइबाइटर सीक्वेंस के लिए है। बच्चा बहुत बार गलती करके इसे इनिशिएटर कर देता है बट इंड्यूसर कर देता है, बट ये नहीं है मेरे बच्चे, ये इनहाइबाइटर है। इनहाइबाइटर एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन अगर प्रेजेंट है, ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जाके बाइंड होती है हमेशा, और आरएनए पॉलीमरेज उस समय प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन अगर लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट होता है तो इनहाइबाइटर जब ये प्रोड्यूस करता है, हमेशा दोनों ही केस में रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर लैक्टोज प्रेजेंट है बच्चा तो ये रिप्रेसर प्रोटीन लैक्टोज से जाके लग जाती है। अब रिप्रेसर प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब रिप्रेसर प्रोटीन अगर ऑपरेटर के पास जाएगी तो ऑपरेटर इसके साथ बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा।
मतलब बात ये है कि इनहाइबाइटर प्रोड्यूस करती है रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा, लेकिन रिप्रेसर प्रोटीन अगर लैक्टोज के साथ बाइंड हो जाती है तो ये इसका स्ट्रक्चर चेंज कर देती है। अब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के पास जाएगा तो ऑपरेटर इसके साथ बाइंडिंग करने से मना कर देगा। अब आरएनए पॉलीमरेज फ्री हो जाता है, पॉलीमरेज एंजाइम फ्री हो जाता है। अब पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और इन सबके आरएनएस को बनाएगा। जब इनका आरएनए बनेगा तो प्रोटीन बनेगी, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज, ट्रांसएसिटाइलेज तो प्रोटीन है ना बच्चे। कहने का मतलब लैक्टोज की प्रेजेंस डिसाइड करेगी कि ये रेगुलेटरी स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन करे या ना करे। समझ रहे हैं? सो अभी हम देखेंगे एक लास्ट पॉइंट। क्या देखना है? आप ये देख रहे हैं कि रेगुलेटरी जीन स्ट्रक्चर जीन के साथ कैसे व्यवहार करती है। बिफोर दैट एक चीज ध्यान से सुनिए बेटा, ये जो Z जीन है, Y जीन है, A है, इपोजेया। सीक्वेंस कैसे याद रखना है? इपोजेया, इपो रेगुलेटरी, जेया स्ट्रक्चरल। इपोजेया से जेया में याद रखना है कि ये पहले ट्रांसक्राइब करके mRNA बनाएंगे। सो अगर Z जीन है तो Z mRNA बनाएंगे। Z mRNA एक प्रोटीन देगी दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोटीन। तो प्रोटीन इज अ फॉर्म ऑफ द एंजाइम, राइट? या एंजाइम मैक्सिमम प्रोटीन होती है। सो ये जो एंजाइम है वो इन्हीं जीन का ट्रांसक्रिप्शन है। तो अगर मैंने डायरेक्टली Z जीन से बीटा गैलेक्टोसाइडेज लिख दिया है तो डरने की बात मत सोचना, क्योंकि Z पहले ZRNA में कन्वर्ट होगी, Z mRNA करने के बाद वो Z प्रोटीन, और वो Z प्रोटीन कुछ नहीं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोटीन है। अब हम बात करने वाले हैं कैसे आपका रेगुलेटरी स्ट्रक्चर के साथ व्यवहार करता है, एक्टिविटी करता है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है या लैक्टोज एब्सेंट है, राइट? ओके, ध्यान से देखिए। अब हमारे पास है दो सिचुएशन। सिचुएशन क्या है? एक में लैक्टोज प्रेजेंट है, एक में लैक्टोज एब्सेंट है। तो ध्यान से देखिए, एनी हाउ आई इनहाइबाइटर जीन रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस कर रही थी। क्या प्रोड्यूस कर रही थी? रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस कर रही थी। ये रिप्रेसर प्रोटीन अब किसके साथ लग जाएगा? लैक्टोज के साथ लग जाएगा, क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट है। अब जैसे ही रिप्रेसर लैक्टोज के साथ गया, स्ट्रक्चरल चेंज हो गया। क्या हो गया? स्ट्रक्चरल चेंज हो गया मेरे बच्चे। अब अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड होगी तो ऑपरेटर इसे क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। अब रिप्रेसर ऑपरेटर की बाइंडिंग नहीं है, अब पॉलीमरेज एंजाइम एक्टिव हो जाएगी। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या हो गई? एक्टिव हो गई। क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज एक्टिव हो गई, अब इन सारी स्ट्रक्चरल जीन के mRNA हो जाएंगे। तो Z mRNA, Y mRNA एंड A mRNA हो गया। अब यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज आएगा, परमेज एंजाइम आएगा, ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम आएगा। अब होगा क्या? लैक्टोज अब ब्रेक हो जाएगी ग्लूकोज में एंड मेरे बच्चे गैलेक्टोज में, और अब ये ग्लूकोज परमेज एंजाइम के वजह से सेल के इनसाइड मूव करेगा और फिर सेल में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म देखा जाता है। तो अगर लैकोपेरॉन में लैक्टोज प्रेजेंट हो गया तो लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड कर लेगा। लैक्टोज जैसे ही रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है, रिप्रेसर का स्ट्रक्चरल जीन चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो स्ट्रक्चरल चेंज होने के कारण ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा। अब ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा, इन दोनों की बॉन्डिंग नहीं बनेगी, तो तीसरा इंसान तो मजे लेगा ही। तीसरा जो था वो पी जीन था, जो कि आरएनए पॉलीमरेज प्रोड्यूस करेगा, और
और आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए से आरएनए में सिंथेसिस करेगा। अब यहाँ पे था ये डीएनए और डीएनए अब अपने आरएनए प्रोड्यूस करेगा, mZRNA, yMRNA, aMRNA। अब इनमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे परमिएज, यहाँ पे ट्रांसएसिटाइलेज। अब होगा क्या, इसके कारण अब लैक्टोज का ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्जन, ग्लूकोज फ्री, ग्लूकोज में ट्रांसएसिटाइलेज ग्रुप आएगा और अब ये परमिएज इस ग्लूकोज को उठा के सेल के अंदर डालेगा। अब आपकी सेल के पास ग्लूकोज मिल जाएगा, अब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा। लेकिन यही सिचुएशन देखना है जब आपके पास ग्लूकोज एब्सेंट था। अब हम देखेंगे वही सिचुएशन जहां पे बेटा क्या था, ग्लूकोज एब्सेंट है। गिव मी जस्ट 2 मिनट्स बच्चे। ओके अब देखिए बेटा, जैसे ही ग्लूकोज यहाँ पे एब्सेंट है, अब ग्लूकोज यहाँ पे एब्सेंट वाले सिचुएशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे अब फिर से आएगी रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन का स्ट्रक्चरल चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है ना बेटा। क्या नहीं प्रेजेंट है, लैक्टोज नहीं प्रेजेंट है, तो रिप्रेसर के साथ बाइंड नहीं होगा, रिप्रेसर का स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होगा। अब ये रिप्रेसर फ्री है, अब ये ऑपरेटर के साथ बाइंड कर लेगी। रिप्रेसर जब ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगी तो खतरनाक जोड़ी आएगी और ये बेचारा डर जाएगा और अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं आएगा। ये दोनों ने बॉन्डिंग बना ली, क्योंकि रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ जैसे बाइंड करता है बहुत घटिया माहौल हो जाता है और बेचारा हमारा आरएनए पॉलीमरेज चुप हो जाता है। अब जब आरएनए पॉलीमरेज ही नहीं है तो क्या इन डीएनए का आरएनए बनेगा क्या? अब जब आपका डीएनए का आरएनए नहीं बन रहा है तो बेटा यहाँ पे कोई लैक्टोज का ब्रेकिंग नहीं होगा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कोई परमिएज अपनी एक्टिविटी नहीं करेगा। एंड ऑल सिंपल लैंग्वेज में जब लैक्टोज एब्सेंट है तो रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड हो गया, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज के लिए माहौल खराब हो गया। आरएनए पॉलीमरेज के लिए माहौल खराब होने के कारण आरएनए पॉलीमरेज नहीं आएगा और जब आरएनए पॉलीमरेज नहीं है तो डीएनए का आरएनए का कन्वर्जन कौन करेगा? ये सारी चीजें होने के कारण अब आपका ये पूरा का पूरा ऑपेरॉन स्विच ऑफ हो जाता है। सो लैक्टोज प्रेजेंट है तो स्विच ऑन होता है लैकोपेरॉन। अगर ये सिचुएशन नहीं होगी तो क्या होगा? फालतू का लैक्टोज प्रेजेंट है या नहीं है, स्विच ऑन हो गया तो पूरी एनर्जी तो लॉस हो गई। लॉस एनर्जी का बचाने के लिए लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तभी स्ट्रक्चरल जीन एक्टिव होगी, आरएनए पॉलीमरेज एक्टिव होगा। अगर लैक्टोज नहीं प्रेजेंट है तो एनर्जी का बचाव होगा। एनर्जी कैसे बचेगी? जब रिप्रेसर ऑपरेटर से जाके लगेगी तो आरएनए पॉलीमरेज एक्टिव नहीं होगा। नहीं होगा तो फालतू का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, फालतू का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो एनर्जी का लॉस भी नहीं होगा। सो नटशेल में अगर मैं बात करूं तो मैं ये बोल सकती हूं कि जब आपके पास लैक्टोज प्रेजेंट है, जब आपके पास 2 मिनट बेटा, जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स। ओके, अगर बेटा मैं आपसे नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं, जब आपके पास लैक्टोज प्रेजेंट था तो बेटा इनहाइबिटर या मैं बोलूं जो रिप्रेसर प्रोटीन थी वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं करे, नो बाइंडिंग। तो जब लैक्टोज प्रेजेंट था तो रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ नो बाइंडिंग। जब इनकी बाइंडिंग नहीं थी तो आरएनए पॉलीमरेज क्या था? फ्री था, क्योंकि ये दोनों गंदे थे और इनके वजह से ये नहीं आ रहा था। लेकिन जब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं है, गंदे लोग नहीं हैं, तो आरएनए पॉलीमरेज आ रहा था। आरएनए पॉलीमरेज आ रहा था तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया मेरे बच्चे, और ट्रांसक्रिप्शन के कारण सभी
बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम प्रोड्यूस हुए। लेकिन जब लैक्टोज एब्सेंट था तो बेटा रिप्रेसर किसके साथ बाइंड हो गया, बाइंड विद ऑपरेटर। जब ये दोनों नेगेटिव ऑपरेटर और रिप्रेसर बाइंड हो गए तो अब क्या होगा, अब आपका आरएनए पॉलीमरेज फ्री नहीं है। जब आपका आरएनए पॉलीमरेज ही नहीं है तो ट्रांसक्रिप्शन तो होगा नहीं, फालतू का सिंथेसिस नहीं होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज में। दो आप कुछ क्वेश्चंस में आपसे पूछ लेते हो, कभी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए कि लैक्टोज का सब्स्टिट्यूशन हम क्या यूज कर सकते हैं, तो लैक्टोज के सब्स्टिट्यूशन में आप बच्चे एलोलैक्टोज इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, क्या मैम अगर लैक्टोज के बदले डायरेक्टली ग्लूकोज अगर हम सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर दें तो क्या लैकोपेरॉन काम करेगा? अरे बेवकूफ बच्चा, अगर आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज जेड जीन से आता है, उसका काम है लैक्टोज को ग्लूकोज गैलेक्टोज में तोड़ना, तो अगर सराउंडिंग में लैक्टोज करोगे तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम करेगा क्या? नहीं ना। सो बना बनाए खाना ग्लूकोज के काम से नहीं होगा। अगर लैकोपेरॉन है तो लैक्टोज का ही सोर्स में काम करना पड़ेगा। ओके। तीसरा कि स्विच ऑन कब होगा, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तभी स्विच ऑन होगा, क्योंकि जब स्विच ऑन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन तब होगा जब एनर्जी चाहिए, मतलब जब एनर्जी होगी, तो जब खाना होगा तभी एनर्जी के साथ आप उसको खाने के लिए जाओगे। तो अगर स्विच ऑन है तो लैक्टोज प्रेजेंट है, अगर स्विच ऑफ है तो लैक्टोज नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि स्विच ऑन करने में एनर्जी का लॉस है। एनर्जी का लॉस कैसे कंपनसेट करेंगे, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा ना बच्चे। सो स्विच ऑन तब है जब लैक्टोज सराउंडिंग में प्रेजेंट है, स्विच ऑफ कब है, जब लैक्टोज सराउंडिंग में एब्सेंट है। थैंक यू सो मच फॉर द watching. Please do subscribe my channel and watch my videos as much as you can. Thank you so much.